नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी मेहरजी। राज्यसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर बहस का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। राज्यसभा में 93 मिनट के स्पीच में प्रधानमंत्री मोदी ने इमरजेंसी, परिवारवाद, डॉक्टर अंबेडकर को लेकर कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि राष्ट्रपति ने विस्तार से चर्चा की, देश को आगे की दिशा में दिखाई। ऐसे में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण प्रेरक भी था, प्रभावी भी था और हम इस सबके लिए भविष्य के लिए काम पर मार्गदर्शक भी था, जिससे जैसा समझा वैसा समझाया। सबका साथ सबका विकास पर बहुत अच्छा कहा गया। राष्ट्रपति के द्वारा ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि इसमें कठिनाई क्या है, ये तो हम सबका दायित्व है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, उनसे इसके लिए कोई अपेक्षा करना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ये उनकी सोच समझ के बाहर है और रोड मैप में भी सूट नहीं करता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इतना बड़ा दल एक परिवार के लिए समर्पित हो गया, उसके लिए संभव ही नहीं है। कांग्रेस के मॉडल में फैमिली फर्स्ट सर्वोपरि रहा है और जनता ने हमें तीसरी बार सेवा का मौका दिया है। ये बताता है कि देश की जनता ने हमारे विकास के मॉडल को परखा है, समझा है और समर्थन भी दिया है। हमारे मॉडल एक शब्द में कहना हो तो कहूंगा कि नेशन फर्स्ट। इसी उम्दा भावना के साथ ही वाणिवर्तन नीतियों में इसी की एक बात का मानदंड मानकर सेवा का प्रयास किया गया। तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कही गई। राज्यसभा में 93 मिनट की स्पीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने इमरजेंसी और परिवारवाद पर खुलकर अपनी बात को रखा। डॉक्टर अंबेडकर को लेकर कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना साधते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि राष्ट्रपति ने विस्तार से चर्चा की है, देश को आगे की दिशा भी दिखाई है। तो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण प्रेरक भी था और प्रभावी भी था। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में कही। सिवनी के जंगल में लोगों ने देखा शेर के भी होते हैं अपने उसूल। कहते हैं कि कभी भी असहाय जानवर का शिकार नहीं करता शेर। शिकार के लिए एक सुअर का पीछा कर रही थी बाघिन और सुअर दोनों भागते भागते कुएं में जा गिरे। सुअर ने कर दिया समर्पण, बाघिन ने छोड़ दिया उसे मारने का इरादा। और देखिए, बेहद खास ये तस्वीर थी। दोनों एक साथ करने लगे कुएं से बाहर निकलने की कोशिश। आपने हमेशा कॉमिक के अंदर इस तरह की तस्वीर जरूर देखी होगी, लेकिन वास्तविकता में भी ऐसा हुआ है। वन अधिकारियों ने लोगों की मदद से दोनों को हालांकि बाहर निकाल लिया। कुएं से बाहर निकलकर अपने अपने रास्ते चले गए बाघिन और सुअर। यानी कि सिवनी के जंगल की ये अद्भुत तस्वीर थी और आकर्षक भी थी, जहां शेर के अपने कुछ उसूल होते हैं। इस तस्वीर के द्वारा ये स्पष्ट वाकई में हो गया, क्योंकि कहा जाता है कि कभी भी असहाय जानवर का शेर शिकार नहीं करता है। और जब वो दोनों ही असहाय हो गए, जब वो दोनों ही मशक्कत करते रहे कुएं से बाहर निकलने की, दोनों ही नहीं निकल पा रहे थे, उस वक्त भी शेर ने सुअर का शिकार नहीं किया, बल्कि कोशिश यही की गई कि पहले बाहर निकला जाए और उसके बाद भी दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। हालांकि वन विभाग की टीम वहां पर पहुंची और लोगों की सहायता से मिलकर दोनों को बाहर निकाला गया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से बड़ी खबर है। अब बोर्ड परीक्षाओं में ओएमआर शीट की एआई तकनीक से जांच होगी। ओएमआर शीट पर लिखवाएंगे सुलेख, पेपर बॉक्स का एआई से अलर्ट मिलेगा। आज हुई कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक विद्युत डिग्री धारक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा। ओएमआर शीट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई एनालिसिस से जांच होगी। किसी खास सेंटर में चीटिंग, पेपर लीक या फिर कोई भी 2 या ज्यादा अभ्यर्थी के नकल का भी पता चलता है तो बोर्ड चेयरमैन मेजर जनरल आलोक राज ने ये जानकारी दी है। यानी कि एआई को इस वक्त तवज्जो दी जा रही है और हर सेक्टर में इसे लाया भी जा रहा है। और यही वजह है कि एआई की चर्चा हमारे बजट में भी देखने को मिली है। लेकिन अब एक जो नया नवाचार किया जा रहा है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से, अब बोर्ड परीक्षाओं में ओएमआर शीट की जगह एआई तकनीक से जांच की जाएगी। ओएमआर शीट पर लिखवाएंगे सुलेख, पेपर बॉक्स का एआई से अलर्ट मिलेगा। क्योंकि आज कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक विद्युत डिग्री धारक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा, जिसमें ओएमआर शीट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई एनालिसिस से जांच होगी। और सचिवालय में कुछ आईएएस अधिकारी ऐसे हैं जिनके कमरे बदले गए हैं। हाल ही में जारी तबादला सूची के बाद में कक्षों का आवंटन किया गया। ऐसे में आईएएस भानु प्रकाश येटुरू का मुख्य भवन 2017 नंबर का कक्ष होगा। आईएएस रमेश मुख्य भवन में 1135 उनका रूम नंबर रहने वाला है।
वो उस कक्ष में बैठेंगे। आईएएस कुमारपाल गौतम को मिला है मुख्य भवन, 4123 नंबर का कक्ष उनको दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए आईएएस विश्राम मीणा की, तो उनको मुख्य भवन में 5216 नंबर का कक्ष दिया गया है। इसके अलावा आईएएस राजेंद्र विजय को मुख्य भवन में 1023 नंबर का कक्ष आवंटित किया गया है। आईएएस अविचल चतुर्वेदी को मुख्य भवन में 1041 नंबर का कक्ष दिया गया है, जबकि आईएएस शरद मेहरा को मुख्य भवन में 5036 नंबर का कक्ष आवंटित किया गया है। आईएफएस विजय एन को मिला है मुख्य भवन में 5221 नंबर का कक्ष, जबकि आईएफएस बीजो जॉय को मिला है खाद्य भवन में 7317 नंबर का कक्ष। और ये कुछ जो बदलाव है देखने को मिला है तबादला सूची आने के बाद में कक्ष का आवंटन हुआ, जिसके अंदर सभी को अपने अपने कक्ष मिल चुके हैं। इसमें आईएएस भानुप्रकाश येटुरु को मुख्य भवन में 2017 नंबर का कक्ष दिया गया है, जबकि आईएएस रमेश मुख्य भवन में 1135 नंबर के कक्ष में बैठेंगे। इसके अलावा आईएएस कुमारपाल गौतम को मुख्य भवन में 4123 नंबर का कक्ष दिया गया है। प्रदेश में साइबर और मादक पदार्थ तस्करी पर पुलिस शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। साइबर अपराधों पर ऑपरेशन साइबर शील्ड के जरिए कसी जा रही है लगाम। ऑपरेशन के तहत राजस्थान पुलिस की साइबर अपराधों पर कड़ी कार्रवाई देखने को मिली। पुलिस ने 171 प्रकरण दर्ज कर 443 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। 319 साइबर ठगों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई हुई। अभियान के तहत 52,317 सिम कार्ड, 27,292 मोबाइल ब्लॉक कराए गए हैं। इसके अलावा चोरी और गुम हुए 5,201 मोबाइल पुलिस ने बरामद किए हैं। 8,87,85,617 रुपए की रकम होल्ड कराने की भी में सफलता मिली है। ऐसे ही मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ पुलिस ने चलाया था एक विशेष अभियान, जिसमें 122 इनामी सहित कुल 1,393 मादक पदार्थ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ऐसे में 4,16,279 प्रतिबंधित मेडिकेटेड ड्रग्स भी जब्त की गई है। भारत में 14 साल के निचले स्तर पर पहुंचा है पाम तेल का आयात। आमतौर पर सस्ता रहने वाला पाम तेल अब अन्य तेलों से भी महंगा हो चुका है। एक साल में पाम तेल की कीमतों में 28% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं दूसरी तरफ सोया तेल की कीमतों में करीब 9% की गिरावट देखने को मिली है। पाम की जगह सोया तेल का इस्तेमाल बढ़ने से आयात में भी गिरावट आई है, क्योंकि हमने देखा था कि पाम ऑयल इतना महंगा नहीं था। भारत में 14 साल के निचले स्तर पर पाम तेल का आयात पहुंच चुका है। आमतौर पर सस्ता रहने वाला पाम तेल का अब अन्य तेलों से भी महंगा हो चुका है। एक साल में पाम तेल की कीमतों में 28% की बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। और आखिर कौन है कुंभलगढ़ को टाइगर रिजर्व ना बनने देने का दोषी? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। किसकी वजह से बनते बनते रहेंगे कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व? एनटीसीए की सैद्धांतिक सहमति के बाद भी किन अधिकारियों ने इस प्रोजेक्ट को लटका दिया है? ये बड़े सवाल बने हुए हैं। बहाना भी बचकाना है कि कुंभलगढ़ में नहीं है समुचित फ्रीबेस। बेफिजूल तर्कों के बावजूद वन मंत्री संजय शर्मा भी मौन है, यानी कि चुप्पी साधे हुए हैं। वन्य जीव प्रेमी कुंभलगढ़ क्षेत्र के निवासी कुंभलगढ़ को टाइगर रिजर्व का दर्जा देने की लगातार मांग कर रहे हैं। बड़ा सवाल कि प्रे बेस की वजह बताकर कुंभलगढ़ को टाइगर रिजर्व बनने से रोकना कितना सही है और कितना गलत है? बाघों की बढ़ती आबादी के संतुलन के लिए कुंभलगढ़ का टाइगर रिजर्व बनना बेहद जरूरी है, लेकिन इसके बावजूद वन विभाग के कुछ अधिकारी इसमें अड़चन डाल रहे हैं। वन्यजीव प्रेमी व कुंभलगढ़ वासियों को अब केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से उम्मीद है। यादव के हस्तक्षेप और प्रयासों से ही कुंभलगढ़ को मिल सकता है टाइगर रिजर्व का दर्जा। और अब आपको बताएंगे जेडीए से अब तक की सबसे बड़ी खबर। जेडीए के रीजन में होगी दोगुनी बढ़ोतरी। जेडीए की अधिकृत समिति ने यह बड़ा फैसला किया है। जेडीए रीजन वर्तमान में है करीब 3000 वर्ग किलोमीटर, इसे बढ़ाकर 6000 वर्ग किलोमीटर करने का बड़ा फैसला लिया गया है। जयपुर शहर से चारों तरफ जेडीए रीजन में बढ़ोतरी का फैसला किया गया है। 40 से 60 किलोमीटर तक बढ़ोतरी का समिति ने फैसला किया। जेडीए रीजन में 633 नए गांव इसमें शामिल किए जाएंगे। जेडीए एक्ट के तहत जेडीसी आनंदी की अध्यक्षता में गठित है समिति और इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए जेडीए भेजेगा राज्य सरकार को।
उसके बाद राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद जीडीए अपनी अधिसूचना जारी करेगा और इन नए 633 गांवों को जीडीए रीजन में शामिल करने के लिए जारी की जाएगी और उसके बाद ही बड़े हुए नए रीजन का जीडीए एक नया मास्टर प्लान बनाएगा। वर्ष 2047 तक की आवश्यकता के अनुसार बनाएगा नया मास्टर प्लान और ये पूरी प्रक्रिया रहने वाली है इसकी। चिकित्सा महकमे में दौड़ती चार्ज कार्यवाहक की परंपरा। बात चिकित्सा सेक्टर में 1 दर्जन से अधिक प्रमुख पदों से जुड़ी है। दरअसल देखिए 6 महीने में 2 बार मांगे जा चुके हैं 30 अस्पतालों में अधीक्षक पद के लिए आवेदन, लेकिन अभी तक किसी भी अस्पताल के लिए नहीं हो पाया है अधीक्षक का चयन। एसएमएस अस्पताल में 4 साल गुजरने के बावजूद भी नहीं लगा स्थायी अधीक्षक। ऐसे में किसी जगह कार्य व्यवस्था तो किसी जगह एक्सटेंशन पर कार्यरत है मुखिया। आरयूएचएस के कुलपति पद पर भी स्थायी नियुक्ति का लंबा इंतजार चल रहा है और इसी बीच आरएमसी के बाद अब आरएनसी में भी अतिरिक्त चार्ज देकर चला गया काम। राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में तो कार्यकारिणी का कार्यकाल 8 महीने पहले ही पूरा हो चुका है। विभाग में इस तरह की कार्यशैली के देखे जा सकते हैं साइड इफेक्ट भी। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर प्रमुख पदों पर स्थायी नियुक्ति की सूद आखिर कब ली जाएगी, क्योंकि बड़ा लंबा वक्त हो चुका है, अभी तक कोई स्थायी तौर पर वहां पर नहीं लगाया गया। कनाडा में प्रधानमंत्री की पद की दौड़ में 3 महिलाओं सहित 5 दावेदार हैं। जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी 9 मार्च को चुनेगी अपना नया नेता। भारतीय मूल की रूबी ढल्ला, पूर्व उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फिलैंड, लिबरल पार्टी के सदन में नेता करीना गोल्डपियम पद की उम्मीदवार है, जबकि जस्टिन ट्रूडो ने 6 जनवरी को की थी इस्तीफे की घोषणा। अगर रूबी ढल्ला चुनी गई तो वह होगी कनाडा की पहली अश्वेत पीएम। राजनीति में आने से पहले हिंदी फिल्मों में वो काम भी कर चुकी है। रूबी ढल्ला ने 2003 में किया था क्यों किस लिए फिल्म में अभिनव। ऐसे में 1993 में मिल इंडिया कनाडा प्रतियोगिता में रनर अप भी रूबी ढल्ला रह चुकी है। हालांकि ये समय बताएगा कि आखिर कौन वहां पर जीत दर्ज करता है, कौन सत्ता पर काबिज होता है। तबादले की अर्जी अब मथुरा पहुंच चुकी है। हेमा मालिनी ने राजस्थान के कर्मचारी के तबादले की सिफारिश की। विद्युत कर्मी की बीमार पत्नी पहुंची मथुरा। सांसद हेमा मालिनी के पास में पहुंची है और पीड़ा सुनाते हुए खुद के खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया और कहा कि मैं बीमार हूं। हिंडौन सिटी में हेल्पर ग्रेड 2 के पद पर है भरतपुर निवासी पति निरंजन। मामले को लेकर निरंजन का कहना है कि उसकी पत्नी मथुरा की रहने वाली है। पत्नी बीमार रहती है और एक छोटी बच्ची है, इसलिए पत्नी ने गुहार लगाई है। मथुरा सांसद ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। सीएम से अनुरोध करते हुए कहा कि निरंजन का तबादला भरतपुर में कर दिया जाए। हालांकि राजस्थान में 15 जनवरी से सरकार ने ट्रांसफर पर बैन लगा दिया है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जो पत्र लिखा गया है, जो गुजारिश की गई है, क्या उसको स्वीकार किया जाता है या फिर नहीं।